हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करते हैं अपनी थर्ड यूनिट, जिसमें हमें कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ना है। और जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं। और इससे पहले वाली यूनिट में हमने सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पे जो एक्ट करते हैं एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो ये जो यूनिट है इसके अंदर हमें कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आज इस जो हमारी वीडियो होगी इसके अंदर हम बायोसिंथेसिस और उसकी जो कैटाबॉलिज्म होता है एसिटाइलकोलिन का, एसिटाइलकोलिन होता क्या है और इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस यूनिट में पढ़ना क्या है हमें। देखो, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सोमैटिक और दूसरा है एएनएस। तो एएनएस को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन सा? पहला था हमारे पास जो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। तो जो हमारा सिंपथेटिक था इसके अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था। देखो, जो इसमें क्या होता है, इसमें हमने नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन जो हमारा पैरासिम्पथेटिक है, इस जो यूनिट है ये सारी बेस्ड है पैरासिम्पथेटिक के ऊपर। तो पैरासिम्पथेटिक में क्या होता है, एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। और फर्दर वो क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ जो पैरासिम्पथेटिक जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और हार्ट रेट अपना नॉर्मल काम करता है, ठीक है। और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कंटिन्यू हो जाता है। यानी जो अगर आप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में बैठे हो तो उसको क्या बोलेंगे, पैरासिम्पथेटिक, ठीक है। और उसके बाद है, देखो एक थोड़ा सा नॉलेज वाली है, इसमें क्या होगा। देखो, जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तब इनको सोमैटिक बोला गया, यानी जो अपने कंट्रोल में हो। और पैरासिम्पथेटिक में क्या होता है, इसको कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। और कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल सबसे बड़ा क्या है, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि इसमें कोलिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो रहे हैं। और दूसरा है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है, एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ठीक है। और इसको इस वजह से बोलते हैं एडिनर्जिक सिस्टम। तो जो हमारा पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक होता है वो स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करता है। दोनों स्मूथ मसल यानी जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनके ऊपर एक्ट करता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप पैरासिम्पथेटिक पढ़ रहे हो ना तो इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, जो हमारी नर्व्स होती है ना, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, यानी जो आपका प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होती है, प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन्स होते हैं, आप नर्व्स बोलो तो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग होगा। और जो हमारा दूसरे वाला होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक होगा तो वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। और उसके बाद क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। देखो इस केस में क्या होगा, इन दोनों में तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, लेकिन सिंपैथेटिक केस में क्या होता है, ये शॉर्ट होता है, ठीक है। जो प्री गैंग्लियोनिक होता है वो शॉर्ट होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होता है वो लॉन्ग होता है। और इनके बीच में जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ठीक है, या इस केस में भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और इस केस में भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। लेकिन फर्दर क्या होगा, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास थे, जैसे डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, तो यहाँ पे रिलीज होंगे। लेकिन इस जो अगर आप पैरासिम्पथेटिक केस में देखो तो यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होगा। तो ये इसमें एक छोटा सा मेन डिफरेंस है जो कि आपको बहुत काम आएगा आगे। तो इसमें क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जो उसका नाम हमने दिया है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर या कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन है वो इसलिए आखिरी में रिलीज हो रहा है, ठीक है, और स्मूथ मसल के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है कोलिनर्जिक सिस्टम। क्योंकि कोलिनर्जिक जो होता है वो भी एक तरह से एसिटाइलकोलिन का एक डेरिवेटिव बोलो आप, ठीक है, वो होता है। और यहाँ पे जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास है उसको फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो कैचिकोलामिन्स थे, न्यूरोट्रांसमीटर, सॉरी, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन। तो यहाँ पे वो आखिरी में रिलीज होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये दोनों स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो आपका स्केलेटल मसल के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पे कुछ 4 टर्म्स है जो कि बहुत कंफ्यूज
करती हैं आगे। तो इनका जो मीनिंग क्या है, देखो अगर आपके पास कोलिनर्जिक है, कोलिनर्जिक का मीनिंग क्या था कि पैरासिम्पथेटिक के ऊपर जो चीज़ लेट कर रही हो, यानी जो पैरासिम्पथेटिक पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसको कोलिनर्जिक बोलते हैं, ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो हमने इसको रिलेट किया है पैरासिम्पथेटिक से। तो यहाँ पे जो पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स होती हैं, हमें इन ड्रग्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। हमने पिछली यूनिट में जो हमने सिम्पथोमिमेटिक वाली ड्रग्स की थी, तो ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एडिनर्जिक, ठीक है, एंटा एडिनर्जिक ड्रग्स, सिम्पथोलाइटिक ड्रग्स। तो इसमें क्या करना है हमें, देखो अगर कोलिनर्जिक पढ़ रहे हो आप, कोलिनर्जिक में क्या करना है, पैरासिम्पथेटिक जो मिमेटिक ड्रग होती हैं तो वो उसमें क्या होता है, यानी पैरासिम्पथेटिक मिमेटिक, यानी किसी उसकी कॉपी करना, यानी पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी कॉपी करके एज अ ड्रग एक्ट करना, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग। ऐसी इसमें है ये एंटी कोलिनर्जिक, यानी इसके अपोजिट काम करेगी, ठीक है। और ये तो आपने देखा ही होगा, हमने जो अगर आपने फर्स्ट सेकंड यूनिट अच्छे से की है तो आपको ये समझ आ जाएगा। और तो इसके अंदर हमने पढ़ा था एडिनर्जिक, एडिनर्जिक का मीनिंग क्या होता है, जो सिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स, और यानी जो CNS है उसकी मिमिक्री करती हो, ठीक है। और एंटी एडिनर्जिक में क्या होगा, जो सिम्पथोलाइटिक, यानी जो CNS है उसकी अपोजिट काम करे, उसको ब्लॉक कर दे या उसका जो फंक्शन है इनिबिट कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम छोटा सा एक मैकेनिज्म देखते हैं। देखो आपको एसिटाइलकोलिन क्या होता है, कैसे वो बनता है, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। देखो जो कोलिन होता है ना, कोलिन लीवर के अंदर बनता है, ठीक है। कोलिन लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है। अब ये कोलिन क्या करेगा, इस न्यूरोट्रांसमीटर के बाहर जाएगा, ठीक है। अब ये कोलिनर्जिक, ये हमारा क्या है, हमारे पास जो एक्सोन होता है ना, एक्सोन, आप एक्सोन बोल रहे हो उसको, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, ये कोलिन आया, ठीक है। अब कोलिन ने क्या किया, अब कोलिन को जाना है अंदर, ठीक है। और कोलिन कहाँ बनता है, लीवर के अंदर। अब ये जो लीवर है, लीवर ने कोलिन को बना दिया, अब ये कोलिन जाएगा अंदर। अब इसको अंदर कैसे जाना है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है, या ट्रांसपोर्टर बोलो, ठीक है। तो सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर ओपन होते हैं, जब कोलिन यहाँ पे आएगा और यहाँ से यहाँ पर अटैच होगा, तो ये ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, इस कोलिन को अंदर फेंक देंगे, ठीक है। तो कोलिन अंदर आ गया। अब ये कोलिन को कन्वर्ट होना है एसिटाइलकोलिन में। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक, जैसे इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाते हैं हमारे पास, एसिटाइलकोलिन ए, ठीक है। तो ये एसिटाइलकोलिन जो होता है ए क्या करता है, यहाँ पे इसको साथ कोलिन के साथ अटैच होके एसिटाइलकोलिन बना लेते हैं। और ये एसिटाइलकोलिन फर्दर जो वेसिकल्स होती हैं उसके अंदर जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये स्टोर हो गया यहाँ पे, और अब इसको यहाँ से जब इसकी ज़रूरत होगी बॉडी के अंदर तो ये रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन है फर्दर रिलीज़ हो गया। अब जो ये एसिटाइलकोलिन है बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाके। अब इसके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, एम और एन। एम और एन का मीनिंग क्या होता है, देखो जो एम होता है उसको बोलते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर, और इसको बोलते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर। इसको हम फर्दर डिटेल में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे कि ये रिसेप्टर जो होते हैं एम और एन रिसेप्टर, ये सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पथेटिक केस में होते हैं। देखो जब हमने सिंपथेटिक वाला पढ़ा था तो उसमें अल्फा और बीटा रिसेप्टर की बात की थी। अल्फा बीटा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसकी लोकेशन कहाँ होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं वो सिंपथेटिक केस में ही था। लेकिन जो पैरासिम्पथेटिक है उसमें हमें जो रिसेप्टर पढ़ने हैं वो एम और एन रिसेप्टर है, ठीक है। जैसे मस्करेनिक और निकोटीनिक। तो जैसे एसिटाइलकोलिन जो रिलीज हुआ तो वो कहाँ पे आके अटैच होंगे, अपने वो बाइंड कहाँ होंगे, एम और एन रिसेप्टर पे, और ये इफेक्ट हो जाएगा सेल, ठीक है। उसके बाद ये सेल इफेक्ट हो जाएगा। अब जो ये एम और एन जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हार्ट में, आइज में, आपकी प्यूपल्स जो होती हैं, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, इंटेस्टाइन्स में, और भी काफ़ी जगह होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता रही हूँ, अभी हम इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। पर अभी आपको क्या होगा, इजी समझ आ जाएगा इसमें कि एसिटाइलकोलिन कैसे रिलीज होता है, ठीक है, उसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है। तो आपको इजी, जब मैं आगे आपको डिटेल में बताएंगे तो इससे क्या होगा, आपको इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो कुछ पॉइजन भी होते हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है।
तो देखो एंटी कोलिनर्जिक पॉइजन होते हैं कुछ, तो जो ये पॉइजन होते हैं ये कैसे इनहिबिट करते हैं। तो देखो इसमें 4 तरह के जो पॉइजन होते हैं उसमें मतलब उनके बारे में जनरली डिस्कशन किया गया है। देखो जो पहला पॉइजन हमारा है उसका नाम है हेमिकोलिनियम। तो हेमिकोलिनियम क्या करता है, हेमिकोलिनियम देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ डायग्राम में। देखो जब हमारा कोलिन जो होता है जब ये हमारे ब्लड में आएगा, ठीक है, तो ये कोलिन क्या करेगा, जब कोलिन को अंदर जाना है, अब कोलिन को अंदर जाना है तो यहाँ पे इस रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। लेकिन पहले क्या होगा, जो हेमिकोलिनियम है ये हमने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है हेमिकोलिनियम का। तो हेमिकोलिनियम क्या करेगा, यहाँ पे इसको अंदर जाने से रोक देगा, इनिबिट कर देगा, और एक तरह से क्या है, पॉइजन है, ठीक है, एक तरह से पॉइजन है। अब कोलिन अंदर ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये आगे एसिटाइलकोलिन तो कहाँ ही बना लेगा फिर, ठीक है। तो जो हेमिकोलिनियम है यहाँ पे इसको जाने से इनिबिट कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरे वाला पॉइजन है हमारे पास, तो जो वैसोमिकोल, यहाँ पे कौन सा पॉइजन है, दूसरा जो पॉइजन है वैसोमिकोल। देखो इस वाले हेमिकोलिनियम में क्या किया था, ये ब्लॉक कर दिया था, अपटेक ब्लॉक कर दिया था इसका, कि अभी जो कोलिन है वो अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन जो वैसोकोलिनियम है, तो वैसोकोलिनियम को मैंने रिप्रेजेंट किया है VSA से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोलिनियम है, अब कोलिनियम मान लो अभी हेमिकोलिनियम में एक्ट नहीं किया, तो अब मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। ये कोलिनियम अंदर एंटर कर गया, अंदर एंटर करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन में भी कन्वर्ट हो गया। अब एसिटाइलकोलिन को अंदर जाना है, स्टोर होना है वेसल्स के अंदर, जो हमारी वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर स्टोर होना है। लेकिन जो हमारा ये पॉइजन है वैसोमिकोल, तो उसने आके यहाँ पे एक्ट कर दिया, उसने इसको अंदर जाने से रोक दिया, ठीक है। अब इसकी जो वेसिकल्स हैं ये अंदर स्टोर ही नहीं हो पाएगा, इसको इनिबिट कर दिया उसने, ठीक है। तो अब वेसिकल्स के अंदर नहीं जा पाएगा तो फिर आगे कैसे रिलीज होगा, ठीक है। तो इस पॉइजन ने क्या किया, इसको इनिबिट कर दिया। तो नेक्स्ट जो हमारा है बोटुलिनियम एंड टेटनस। अब बोटुलिनियम और टेटनस का काम क्या करता है, देखो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे अब दोबारा क्या हुआ, जैसे सपोज यहाँ पे ये नहीं था, ठीक है, एसिटाइलकोलिन इसके अंदर वेसिकल के अंदर स्टोर हो गया जाकर। अब इस जो वेसिकल है जो ये हमारे पास ये न्यूरोट्रांसमीटर है, अब इसको बाहर आना है, ठीक है। अब जब एसिटाइलकोलिन बाहर आया तो इस जो ये हमारे पास पॉइजन था, इस पॉइजन ने क्या किया, यहाँ पे इसकी जो वेसिकल्स है, या इसको बोल लो जो ये वेसिकल्स है, इसको ही ब्लॉक कर दिया, यानी फ्यूजन इनिबिट कर दिया, इसकी क्या किया, फ्यूजन को इनिबिट कर दिया। अब ये एसिटाइलकोलिन बाहर नहीं आ पाएगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर पर अटैच नहीं होगा, तो कोई एक्शन भी शो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही टेटनस का काम है, ठीक है, यहाँ पे इसका भी यही फंक्शन है सेम, ठीक है। तो ये कुछ हमारे आप इसको ब्लॉकर्स या बोलो एंटी कोलिनर्जिक पॉइजन बोलो, ठीक है। तो ये ऐसे एक्ट करते हैं, तो उसको फंक्शन को भी शो नहीं होने देते, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है, देखो एक हमारा क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या करता है, मान लो एसिटाइलकोलिन यहाँ पर लग गया आके, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको इस एसिटाइलकोलिन को यहाँ से हटाना है, क्योंकि आपका जो फंक्शन था वो तो शो हो गया। अब आप इसको हटाओगे कैसे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आपको यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से हमारे पास एंजाइम बोलो या कोई कैटलिस्ट बोलो, ठीक है। एसिटाइलकोलिन इस्टरेज जो होता है, ये क्या करता है, इस जो हमारा एसिटाइलकोलिन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो एसिटाइलकोलिन बना किससे था, हमारा बना था ये एस्टेट में और कोलिन में, इसको फर्दर तोड़ देगा, ठीक है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो वापस क्या होगा, यहाँ से वापस कोलिन, जहाँ पे हमारा कोलिन था, कोलिन को दोबारा चलाना था वापस इसमें, तो ये कोलिन दोबारा चला जाएगा यहाँ पे, और एस्टेट जो है अपना दोबारा वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो ये इसका ऐसे ब्रेक डाउन होकर इसको फर्दर यूज़ में ले आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो उसके रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर कौन कौन से थे इसके, M और N, यानी मस्कुराइन और निकोटिनिक रिसेप्टर। अब जो मस्कुराइन रिसेप्टर होते हैं वो किससे बने होते हैं, जो हमारा GPCR होता है, यानी G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, उससे उसमें ये रिसेप्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा जो N वाला रिसेप्टर है उसके अंदर कौन से होते हैं, लिगेंड गेटेड
केटायन चैनल्स बोलो, ठीक है। तो उसके बाद जो एम रिसेप्टर होता है वो फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन इसमें से हमारे पास 3 जो M1, M2, M3 जो रिसेप्टर होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। और जो N वाला है N2 और N1 और N2 में इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ डायग्राम है या रफ टेबल है, इसके अंदर आपको बताया गया है कि M1, M2, M3 रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखो M1 रिसेप्टर जो होता है ये CNS में आपको मेमोरी और लर्निंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। आपका ऑटोनॉमिक गैंग्लियंस में स्टिमुलेशन करता है उसकी। गैस्ट्रिक जो आपके पेरेंटल सेल्स होते हैं, पेरेंटल सेल क्या करते हैं, जो HCl है उसको आपकी स्टमक के अंदर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एसिड। और उसके बाद जो M2 रिसेप्टर होते हैं वो आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो आपका डिक्रीज रेट, फोर्स, वेलोसिटी वगैरह सब यही क्या करते हैं, देखते हैं। और आपकी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर। उसके बाद जो M2 M3 रिसेप्टर हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वह सीरियस स्मूथ मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। GIT के अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ब्रोंकियो लंग्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी जो आपका यूट्राइन ब्लैडर है उसके कॉन्ट्रैक्शन कराता है। स्फिंक्टर आपके रिलैक्स कराते हैं ये। आइज के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो आपकी सिलिंग मसल्स होती हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड स्वीटनिंग, आपकी लैक्टेशन जबकि लैक्राइमल, ब्रोंकाइकल और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं अभी हम इनको फर्दर डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी ये रफ डायग्राम एक तरह से रफ टेबल था, ठीक है। और इससे आपको क्या होगा, इजी समझ आ जाएगा। जब आगे हम फर्दर जो वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे तो आपको इजी समझ आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम इसके बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे, इसका जब हम उसका मेटाबॉलिज्म और जो उसकी रिसेप्टर्स हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आने वाली वीडियोस में आपको जब आगे बताएंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, और क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा लर्न करने का पोर्शन बहुत ज़्यादा, इसमें जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा लर्न करने पड़ेंगे आपको, और थोड़ा सा इसको समझने वाला है, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा पार्ट है समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये थी आज का लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।